वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अगले दिन आकाश ने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र का अभ्यास नहीं किया, बल्कि कुछ आध्यात्मिक पत्थर लेकर मास्टर चंदन से मिलने के लिए चंदन रिफाइनरी गया। मास्टर चंदन आकाश को देखकर थोड़े हैरान हुए, और जब उन्होंने सुना कि आकाश सचमुच एक भट्टी चूल्हा का शिल्प करने की योजना बना रहा है, तो उनका आश्चर्य और बढ़ गया। तुम सच में एक भट्टी बनाने की योजना बना रहे हो? जी हाँ, लेकिन मैं एक छोटी भट्टी ही बना रहा हूँ, लगभग 4 फुट ऊंची। इसे महंगी सामग्री से बनाने की जरूरत नहीं है, बस मजबूत और टिकाऊ हो। मास्टर चंदन ने सिर हिलाया, यह तो एकदम सही है। अगर तुम एक बड़ी भट्टी बनवाते तो शायद मेरे पास पर्याप्त कारीगर नहीं होते। चूंकि यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए लग रहा है और हम सब यहाँ पड़ोसी हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सामग्री चुनूंगा जो सस्ती लेकिन अच्छी गुणवत्ता की हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सस्ती और टिकाऊ हो। आकाश ने खुशी से कहा, धन्यवाद मास्टर चंदन। लेकिन मास्टर चंदन ने आकाश पर नजर डाली और फिर अपने पीछे देखा, उलझन में। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भट्टी का शिल्प कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर इसमें किसी वयस्क की सहमति आवश्यक होती है। आकाश ने अपनी छाती थपथपाई, मेरे पिताजी ने कहा है कि उन्होंने यह सब मुझ पर छोड़ दिया है। अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मास्टर चंदन। मास्टर चंदन ने नन्हे आकाश को देखा और सिर हिलाया, गरीब का बच्चा जल्दी ही घर की जिम्मेदारी संभाल लेता है। यह कहने के बाद उन्होंने माथे पर शिकन डाली, एक पल के लिए हिचके, लेकिन फिर भी बोले, क्या तुम जमानत की राशि लाए हो? भट्टी के लिए सामग्री की लागत 150 आध्यात्मिक पत्थर है और शिल्प में 20 दिन लगेंगे, प्रतिदिन 5 आध्यात्मिक पत्थर की दर से। शिल्प का शुल्क 100 आध्यात्मिक पत्थर है। जमानत सामग्री की लागत है, इसलिए तुम्हें 150 आध्यात्मिक पत्थर अग्रिम में जमा करने होंगे, जबकि शिल्प शुल्क काम पूरा होने के बाद तय किया जा सकता है। जी, मैं लाया हूँ। आकाश ने अपनी छाती से एक वजनदार भंडारण थैली निकाली, थैली खोली और अंदर सभी चमकीले और पारदर्शी आध्यात्मिक पत्थर थे। यह राशि एक साधारण मुक्त साधक परिवार के लिए एक भाग्य होती, फिर भी यह बच्चा इसे अपनी छाती में लेकर घूम रहा था। मास्टर चंदन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ भंडारण थैली ली, ठीक 150 आध्यात्मिक पत्थर गिने, फिर आध्यात्मिक करार निकाला और भट्टी के शिल्प के लिए सामग्री, लागत और वितरण की तारीख लिख दी। आध्यात्मिक करार ताओ साधना संसार में एक मान्यता प्राप्त अनुबंध समझौते का प्रमाण है। हर आध्यात्मिक करार विशेष होता है, जिसे नष्ट करना या जाली बनाना आसान नहीं है, जो एक साधक के आध्यात्मिक पत्थरों और वस्तुओं के लेन देन के लिए सबूत का काम करता है। यदि विवाद उत्पन्न होते हैं तो कोई भी एक आधिकारिक साधक का न्याय मांग सकता है या ताओवादी न्यायालय से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता है। आध्यात्मिक करार की 2 प्रतियां थी। मास्टर चंदन ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर आध्यात्मिक करार आकाश को सौंप दिया। आकाश ने भी अपना नाम हस्ताक्षरित किया और दोनों ने शिल्प वितरण समझौते के प्रमाण के रूप में एक एक प्रति रखी। मास्टर चंदन ने आकाश से उसके पिता का नाम हस्ताक्षरित करवाना चाहा था, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने खुद को रोक लिया, यह विचार करते हुए कि चूंकि उसके माता पिता ने उसे यह जिम्मेदारी सौंपी है, तो यदि वह स्वयं हस्ताक्षरित करता है तो यह भी वही बात होगी। स्वर्गिक ताओ के तहत सभी प्राणी समान है। साधना का स्तर या आयु कुछ भी हो, एक बार कोई आध्यात्मिक करार पर हस्ताक्षरित करता है तो वह बाध्यकारी होता है। आकाश। आध्यात्मिक करार पर गरिमा में और सुंदर लिखावट देखकर मास्टर चंदन को एहसास हुआ कि बच्चे का नाम आकाश है। उन्होंने फिर से लड़के के रूप को देखा, सचमुच लाल होंठ और सफेद दांत और चित्रकला जैसी महीन विशेषताएं, नाम उस पर खूब जचता था। एक छोटा मोटा सौदा तय होने के बाद और अगले आधे महीने की आजीविका की कोई चिंता न होने पर मास्टर चंदन को आकाश आंखों को और अधिक भाने लगा। छोटे भाई, अब जबकि आध्यात्मिक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं, हम कल से शिल्प शुरू कर देंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसे तुम्हारे लिए जल्दबाजी में करूं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम प्रगति की जांच करने के लिए या शिल्प के बारे में जानने के लिए भी आ सकते हो। मैं आमतौर पर दुकान में शिष्यों के अलावा किसी और को देखने की अनुमति नहीं देता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मास्टर चंदन। आकाश शिल्प में काफी दिलचस्पी रखता था। हालांकि वह शायद अपने जीवन काल में कभी आध्यात्मिक शिल्प का शिल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन शिल्प से संबंधित ज्ञान सीखना फायदेमंद था। ऐसी व्यवहारिक शिल्प कलाएं पीठों द्वारा भी नहीं सिखाई जाती थी। अगले दिनों में आकाश ने हमेशा की तरह ज्वाला पिघलाने वाला चक्र का अभ्यास जारी रखा। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह भट्टी के शिल्प की प्रगति की जांच करने और शिल्प ज्ञान के बारे में पूछने के लिए शिल्पशाला जाता। मास्टर चंदन ने कोई रहस्य नहीं रखा और सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ दिनों की बातचीत के बाद वह सीखने में आकाश की उच्च समझ से आश्चर्यचकित थे और शरीर शुद्धि में आकाश की उत्साहहीन प्रतिभा पर तरस भी खा रहे थे।
उन्होंने जन्मजात शारीरिक दुर्बलता वाले बच्चों को पहले भी देखा था, लेकिन शायद ही कभी इतना कमजोर देखा हो जो शिल्प के लिए हथौड़ा भी न उठा सके। अन्यथा मास्टर चंदन सचमुच आकाश को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। कई दिनों तक शिल्प का अवलोकन करने के बाद आकाश का लक्ष्य विषय पर कुछ बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना था और ज्वाला पिघलाने वाला चक्र के ब्रशवर्क और आयामों में समायोजन करना था। सामान्य तौर पर चक्र कागज पर खींचे जाते हैं, जिससे बार बार अभ्यास किया जा सकता है और त्रुटियां चिंता का विषय नहीं होती हैं, बस कागज का एक नया टुकड़ा चाहिए होता है। लेकिन अब काम भट्टी पर खींचने का था। यदि वह कोई गलती करता है तो वह मास्टर चंदन से दूसरी भट्टी का शिल्प करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए आकाश को भट्टी की बनावट से बहुत परिचित होने की आवश्यकता थी और वह अक्सर प्रगति की जांच करने के लिए शिल्पशाला जाता था। एक सुबह अपनी मां के हाथ से बने दलिया को खत्म करने के बाद और कुछ चक्रों का अभ्यास करने के बाद आकाश तब चंदन रिफाइनरी की ओर चल पड़ा जब सूरज अभी तेज नहीं हुआ था। शिल्पशाला पहुंचने पर उसने पाया कि जो दुकान आमतौर पर गुलजार रहती थी वह आज असाधारण रूप से शांत थी, जिसमें जोर जोर से चिल्लाने और ढलाई की खन खन की आवाजें नहीं थी। आकाश पीछे के आंगन में गया और मास्टर चंदन और कई शिष्यों को साफ सफाई करते देखा। शिल्प भट्टी बुझी हुई थी, उसका ढक्कन खुला हुआ था और कुछ साफ की हुई राख जमीन पर बिखरी हुई थी। मास्टर चंदन, क्या हुआ? आकाश को देखकर मास्टर चंदन ने माफी भरे लहजे में कहा, छोटे भाई, मुझे अफसोस है, शिल्प भट्टी टूट गई है और तुम्हारी अनुरोधित भट्टी में देरी हो सकती है। शिल्प भट्टी टूट गई? मास्टर चंदन ने निराशा से समझाया, यह शिल्प भट्टी काफी पुरानी है। इसमें पहले कुछ मामूली समस्याएं थी, लेकिन हम इसे पैच अप करने के बाद भी उपयोग कर सकते थे। हालांकि आज यह बिल्कुल भी जल नहीं रही। आकाश ने पूछा, क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? मास्टर चंदन ने सिर हिलाया, पहले शिल्प भट्टी के बाहरी हिस्सों में समस्या थी जिसे मैं ठीक कर सकता था। अब समस्या आंतरिक चक्र में लगती है और मैं कुछ नहीं कर सकता। एकमात्र विकल्प यह है कि शिल्प कला मंडप से एक गुरु को देखने के लिए आमंत्रित किया जाए। और अगर चक्र को ठीक करने के लिए हमें एक चक्र गुरु की जरूरत है तो इसमें कुछ आध्यात्मिक पत्थर खर्च होंगे। चक्र? आकाश चौकन्ना हो गया, क्या मैं देख सकता हूं? मास्टर चंदन पल भर के लिए चौंक गए, क्या देखना है? मैं चक्र देखना चाहता हूं। तुम चक्र से क्या चाहते हो? मास्टर चंदन ने उलझन में पूछा, क्या तुम चक्रों को समझते हो? आकाश ने जवाब दिया, मैंने पीठ में एक सज्जन से कुछ चक्रों का अध्ययन किया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं। कम से कम मैं आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता हूं कि समस्या चक्र में है या नहीं। मास्टर चंदन कुछ हद तक संशय में थे, लेकिन यह तर्क देते हुए कि भट्टी पहले से ही टूटी हुई थी और खोने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उन्हें तुम्हें आंतरिक चक्र दिखाने के लिए शिल्प भट्टी को पूरी तरह से अलग करने के लिए कहूंगा। बोलने के बाद उन्होंने और शिष्यों ने शिल्प भट्टी को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। शिल्प भट्टी 2 व्यक्तियों जितनी ऊंची थी, विभिन्न महीन लोहे की बनी थी और अत्यंत भारी थी। हालांकि शिष्यों ने शरीर शुद्धि में अपनी अच्छी प्रतिभा के साथ सभी मजबूत और लंबे थे और उन्होंने बहुत अधिक कठिनाई के बिना एक साथ काम किया। आकाश अपनी सीमाओं से बहुत परिचित था, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं। एक बार जब शिल्प भट्टी को अलग कर दिया गया तो अंदर एक गहरे लाल रंग में उकेरे गए घने चक्र पैटर्न प्रकट हुए। कुछ काले राख से ढके हुए थे, लेकिन फिर भी यह पहचानना संभव था कि भट्टी के अंदर का चक्र एक पूर्ण अग्नि श्रृंखला चक्र था। यह वही ज्वाला पिघलाने वाला चक्र था जिसे आकाश रोज अभ्यास करता था लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाया था। यह वास्तव में ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है, आकाश ने कहा। ठीक है, मास्टर चंदन ने सिर हिलाया। यह देखकर कि आकाश ने चक्र को एक नजर में पहचान लिया, उनके दिल को कुछ हद तक मंजूरी मिली और उनका स्वर और अधिक गंभीर हो गया। छोटे भाई आकाश, देखो और बताओ कि क्या इस चक्र में कोई समस्या है। मैं इसके बारे में पूरी तरह से अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं बता सकता। मास्टर चंदन ने किसी से शिल्प भट्टी पर लगी काली राख को पोंछने के लिए कहा और आकाश भट्टी के मुंह पर झुक गया। भट्टी की दीवारों पर ज्वाला पिघलाने वाला चक्र पैटर्न की बारीकी से जांच करने लगा। हालांकि वह इसे अभी तक पूरी तरह से खींच नहीं पाया था, लेकिन दिन रात अभ्यास करने के बाद चक्र पैटर्न को चित्रित करने की विधि उसके लिए पहले से ही दूसरी प्रकृति बन गई थी और उसने जल्द ही मास्टर चंदन को कुछ जगहों पर इंगित किया। हाँ, यह चक्र में एक समस्या है। ये चक्र पैटर्न घिस चुके हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित नहीं हो सकती है और इसलिए चक्र विफल हो गया है। मास्टर चंदन ने आकाश को नए सम्मान के साथ देखा क्योंकि उसने तार्किक रूप से बात की, लेकिन फिर उसकी भौहें तन गई। फिर हमें इसे ठीक करने के लिए एक चक्र गुरु से मदद के लिए पूछना होगा। बाजार पहले से ही ठीक नहीं चल रहा है, इस बार मुझे नहीं पता कि और कितने आध्यात्मिक पत्थर खर्च होंगे। आकाश ने पूछा, क्या चक्र गुरु से चक्र की मरम्मत करवाना बहुत महंगा है? स्वाभाविक रूप से, मास्टर चंदन ने जवाब दिया।
शुरुआत में चक्र गुरु अधिक नहीं है, और ऐसे मामलों में जहां एक विशिष्ट चक्र की मरम्मत की आवश्यकता होती है, हमें कुछ अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर देने पड़ते हैं, नहीं तो दूसरे आने को तैयार नहीं होंगे। आकाश ने विचारपूर्वक कहा, क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं? तुम? मास्टर चंदन चौंक गए। क्या तुम पहले से ही एक चक्र गुरु हो? आकाश ने विनम्रता से हाथ हिलाते हुए कहा, वास्तव में नहीं, मैंने बस पीठ के एक सज्जन के साथ चक्रों का अध्ययन किया और इत्तेफाक से मैंने इस चक्र का अध्ययन किया है। मास्टर चंदन ने आधे बड़े युवा चेहरे वाले आकाश को देखा और बहुत चतुराई से कहा, इसे भूल जाओ, तुम बस एक बच्चे हो, खुद को थकाओ मत। आकाश जानता था कि मास्टर चंदन अभी भी संकोच कर रहे थे। उसकी आंखें घूम गईं जब उसने पूछा, जिन लोगों को आप बुलाते हैं वे जरूरी नहीं कि असली चक्र गुरु हो, है ना? वह मास्टर चंदन ने कहा, सच है, कुछ वास्तव में सिर्फ प्रशिक्षु होते हैं, पूरे चक्र गुरु नहीं। लेकिन जब मदद के लिए पूछते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छी बातें कहना चाहते हैं, चाहे वे चक्र गुरु हो या नहीं। शीर्षक का उपयोग करना फिर भी अच्छा है, उन्हें यह सुनना पसंद है और काम अधिक आसानी से हो जाता है। हमें बाकी के बारे में ज्यादा नहीं पता, नहीं बहुत अधिक सवाल पूछना अच्छा है, जब तक चक्र की मरम्मत हो जाती है, बस यही मायने रखता है। क्या वे हर बार आते हैं तो इसे ठीक कर देते हैं? मास्टर चंदन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कुछ बार ऐसा हुआ कि सब कुछ आसानी से हो गया और यह जल्दी ठीक हो गया, और कभी कभी वे आधे घंटे तक छेड़छाड़ और सुधार करते रहे और फिर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, और इसे ठीक करने से पहले किसी और को बदलना पड़ा। वहां है, जो लोग आए थे उनमें से ज्यादातर शायद प्रशिक्षु ही थे, और भले ही उनका चक्र स्तर मुझसे ऊंचा हो, यह ज्यादा नहीं हो सकता, आकाश ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक एक उचित प्रशिक्षु का स्तर आकाश से कुछ ऊंचा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कुछ प्रशिक्षुओं का स्तर उसके जितना भी नहीं हो सकता है। आकाश ने आगे कहा, वे इसे ठीक करें या मैं इसे ठीक करूं, यह सब एक ही है। सबसे बुरा यह है कि अगर यह ठीक नहीं होता है तो आप बस उन्हें बुला सकते हैं। वह कुछ हद तक समझदारी वाली बात थी। मास्टर चंदन कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन फिर भी हिचकिचा रहे थे। यह देखकर आकाश ने जारी रखा, भले ही आप एक चक्र गुरु को बुलाएं, वे तुरंत नहीं आ सकते, आपको यह देखना होगा कि उनके पास समय है या नहीं। एक दिन की देरी का मतलब है कि चंदन रिफाइनरी एक दिन की आय खो देती है, और अगर यह बहुत देर तक चलता है तो यह एक नुकसान होगा। शिल्पशाला का व्यवसाय ठीक ठाक था, लेकिन लाभ ज्यादा नहीं था। मास्टर चंदन भी कंजूसी करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो कमाया वह मेहनत से कमाया हुआ पैसा था। इसके अलावा उन्हें कई शिष्यों का भरण पोषण करना था, और वास्तव में अगर काम बहुत देर तक रुका रहा तो चीजों को चलाना वास्तव में आसान नहीं होगा। मास्टर चंदन का सिर दुखने लगा और अंत में उन्होंने दांत पीसे और कहा, भूल जाओ छोटे भाई, कोशिश करो। बोलने के बाद उन्होंने ध्यान से चेतावनी दी, लेकिन बस कोशिश करना, जबरदस्ती मत करना, चक्र को मत तोड़ना। चिंता मत करो, आकाश ने आश्वासन दिया। सबसे बुरा यह है कि यह ठीक नहीं होगा। मास्टर चंदन को इससे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन ऐसा भी लगा कि उन्हें बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिली। आकाश ने मास्टर चंदन को इंतजार करने के लिए कहा, घर गया और अपना ब्रश और अग्नि श्रृंखला स्याही लाया और ज्वाला पिघलाने वाला चक्र मानचित्र भी ले आया। शिल्पशाला पहुंचकर उसने सबसे पहले मास्टर चंदन को चक्र मानचित्र दिखाया। यह देखकर कि मानचित्र पर बना चक्र वास्तव में शिल्प भट्टी पर बने चक्र जैसा था, मास्टर चंदन ने अपनी चिंताओं को कुछ हद तक कम किया। कम से कम यह पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं था। यह आकाश का एक आध्यात्मिक शिल्प पर चक्र खींचने का पहला मौका था जिसने उसे कुछ हद तक घबराया। सौभाग्य से उसने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र का बहुत बार अभ्यास किया था, और एक बार जब उसने शुरू किया तो उसकी मानसिकता शांत हो गई। एक चक्र की मरम्मत करना एक चक्र खींचने से अलग है। इसमें दिव्य चेतना का बहुत अधिक खर्च नहीं होता है, क्योंकि चक्र स्वयं बरकरार है, इसलिए स्याही के साथ चक्र पैटर्न के क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से जोड़ना ही आवश्यक है। जिस चीज का परीक्षण किया गया वह चक्र गुरु की दृष्टि, सावधानी और चक्र के साथ परिचितता थी। आकाश भट्टी पर झुक गया, ध्यान से अपनी चित्रकारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आधे घंटे से भी कम समय में आकाश ने चक्र की मरम्मत पूरी कर ली थी। फिर उसने चाय पीने के बराबर समय निरीक्षण में बिताया। कोई समस्या नहीं होने की पुष्टि करने के बाद उसने अंततः राहत की सांस ली। मास्टर चंदन किनारे से उत्सुकता से देख रहे थे, डर रहे थे कि आकाश ने चक्र को नुकसान पहुंचाया होगा। जल्दी से पूछा, क्या यह ठीक हो गया है? आकाश के कपड़े गंदे थे और उसके चेहरे पर राख की कुछ धारियां थी। उसने अनिश्चितता से जवाब दिया, इसे ठीक हो जाना चाहिए। क्या हमें परीक्षण करने के लिए आग जलानी चाहिए? मास्टर चंदन, उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी, फिर भी कुछ शिष्यों के साथ चक्र को फिर से सील करने, शिल्प भट्टी को स्थापित करने में शामिल हुए, और फिर भट्टी में आध्यात्मिक पत्थर लगाए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आग शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन आग नहीं जली। आकाश स्तब्ध हो गया और अपनी ठोड़ी को छुआ, उसका मूल रूप से दागदार चेहरा अब और भी गंदा लग रहा था। लो क्यों नहीं है? चक्र की मरम्मत हो जानी चाहिए थी। मास्टर चंदन ने पूछा, छोटे भाई क्या तुम्हें यकीन है कि चक्र में कुछ भी गलत नहीं है? आकाश ने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र आरेख निकाला, फिर से सावधानी से तुलना की और फिर सिर हिलाया। चक्र ठीक है। मास्टर चंदन ने अपने हाथ से शिल्प भट्टी को महसूस किया, उसके तापमान का अनुमान लगाया और कई शिष्यों से कहा, आध्यात्मिक शक्ति काफी नहीं है, कुछ और आध्यात्मिक पत्थर जोड़ो और जलाने के लिए एक गर्म लोहे की छड़ डालो। कई शिष्यों ने जैसा कहा गया वैसा किया और निश्चित रूप से शिल्प भट्टी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हवा से लपटें निकल आई। मास्टर चंदन बहुत खुश हुए, यह काम कर रहा है। शिष्य भी खुश थे, शिल्प भट्टी काम कर रही थी, उनके पास काम करने के लिए कार्य थे और वे अपने गुरु से सीख सकते थे। इसलिए आकाश की ओर उनकी नजरें प्रशंसा से भरी थी। आकाश भी बहुत प्रसन्न था और कहा, आइए एक आध्यात्मिक शिल्प का शिल्प करके देखें कि क्या कोई समस्या होगी। मास्टर चंदन ने लापरवाही से उसमें एक चाकू फेंका, थोड़ी देर के लिए शिल्प किया और फिर थोड़ी पछतावे के साथ कहा, इसे इस्तेमाल करने में ज्यादा समस्या नहीं है, बस आग पहले से कमजोर है, इसलिए शिल्प में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। आकाश कुछ हद तक उलझन में था, एक ही चक्र आग कमजोर क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि मरम्मत के बाद एक चक्र की प्रभावकारिता कम हो जाती है? मास्टर चंदन ने सिर हिलाया, मैंने इसे पहले कुछ बार मरम्मत करवाया है, लेकिन आग ज्यादा कम नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों है? आकाश ने अपनी भौहों पर शिकन डाली, यह सोचकर कि क्या उसने चक्र को अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया था। मास्टर चंदन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर आकाश की स्याही की कटोरी में स्याही की ओर इशारा किया और कहा, शायद यह स्याही है। जब मैंने पहले दूसरों से इसकी मरम्मत करवाई है तो उन्होंने जो स्याही इस्तेमाल की थी वह तुम्हारी स्याही से ज्यादा गहरी दिखती थी, एक चमकीला लाल, ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो। आकाश को एहसास हुआ कि उसने पैसा बचाने के प्रयास में सबसे सस्ती अग्नि श्रृंखला स्याही चुनी थी, जो चक्र चित्रकला का अभ्यास करने के लिए ठीक थी, लेकिन जब वास्तव में एक आध्यात्मिक शिल्प पर इस्तेमाल की जाती है तो प्रभाव निश्चित रूप से खराब था। एक चक्र के प्रभावी होने के लिए उसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही की आवश्यकता होती है। आकाश ने चुपचाप ध्यान दिया और फिर शर्माते हुए स्वीकार किया, तो यह स्याही ही होगी। मैंने सबसे सस्ती खरीदी थी, इसलिए यह आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित करने में बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। मास्टर चंदन ने कहा, उस बारे में बात करने का क्या मतलब है? हालांकि आग थोड़ी कमजोर है, यह अभी भी अच्छा है कि यह काम करता है। आखिरकार मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। सोचने के बाद मास्टर चंदन ने दांत पीसे और कहा, तुम्हें जो भट्टी चाहिए उसके लिए शिल्प सेवा का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में शिल्प करूंगा। बेशक मैं सामग्री की लागत वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी अपने लड़कों के समूह को खाना खिलाना है। आकाश ने विशाल लेकिन साधारण शिल्पशाला को देखा, फिर कालिख लगे मास्टर चंदन और पसीने से तर गंदे चेहरे वाले शिल्प शिष्यों को देखा, यह समझते हुए कि उनके लिए आध्यात्मिक पत्थर कमाना आसान नहीं था, और जवाब दिया, चंदन काका, बस मुझे शिल्प शुल्क पर 50% की छूट दे दो। मास्टर चंदन ने सिर हिलाया, वह नहीं चलेगा। ऐसा होने पर भी मुझे ही बेहतर सौदा मिल रहा है। किसी और को इस चक्र की मरम्मत करवाने में कम से कम 100 या 200 आध्यात्मिक पत्थर खर्च होंगे। इतना देने की जरूरत नहीं है। मास्टर चंदन के व्यवहार में हट आ गया, एक साधक ईमानदारी की बात करता है, एक बोला गया शब्द पत्थर की लकीर होता है। शब्दों को इतनी आसानी से वापस कैसे लिया जा सकता है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लूंगा, और मुझे वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। यह आदमी वास्तव में अटल था। कोई और विकल्प न होने पर आकाश का दिमाग घूम गया और वह मुस्कुराया, तो ऐसा करते हैं, मैं आपको शिल्प शुल्क नहीं दूंगा, लेकिन एक बार भट्टी का शिल्प हो जाने के बाद मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए कुछ आध्यात्मिक पत्थर एक बख्शीश के रूप में दूंगा। यह मास्टर चंदन क्षण भर के लिए उलझन में थे, क्योंकि शिल्प शुल्क और बख्शीश समान लग रहे थे, फिर भी थोड़े अलग महसूस हुए। यह ऐसा है जैसे आप किसी दोस्त से मदद के लिए पूछते हैं तो एक टिप देते हैं, आकाश ने जोड़ा। ठीक है फिर। मास्टर चंदन को लगा कि तर्क सही है। कई शिष्यों ने भी आकाश को कृतज्ञता से देखा। उनके परिवार धनी नहीं थे। प्रशिक्षु होने और आसपास मदद करने से उन्हें अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त कमाने को मिलता था। आध्यात्मिक पत्थर कमाए बिना उनका पहले से ही कठिन जीवन और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक पत्थर कमाना, भले ही सिर्फ एक और हो, जीवन को उतना ही आसान बना देगा। तो यह तय हो गया। देर हो रही है, मुझे रात के खाने के लिए घर जाना है। आकाश ने अपना छोटा हाथ हिलाया और अलविदा कहा। मास्टर चंदन ने आकाश को अपने रास्ते पर सावधान रहने की चेतावनी दी और जोड़ा, अगर तुम्हें कभी शिल्प की जरूरत हो तो बस मेरे पास आना, मैं तुम्हें छूट दूंगा।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं?